देखिए ठंड बहुत है, इसलिए आप लोग ठंडी में थोड़ा बचकर रहें। परीक्षा की तैयारी साथ साथ करते रहें और प्रैक्टिस सेट लाने का हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम 20 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट किसी तरह करवा दें, बल्कि कई सारे उद्देश्यों के साथ ये प्रैक्टिस सेट लाए गए हैं। हम प्रश्नों को प्रयास करेंगे कि काफ़ी डेप्थ में जाकर समझाएं, ताकि कई सारे प्रश्न को कोरिलेट हम कर सकें। ये नए और पुराने ध्यान देंगे दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा परीक्षा में। खासकर प्रीलिम्स परीक्षा की जब हम बात करें तो आपका स्कोर मायने रखता है, वहाँ पर आपका नॉलेज मायने नहीं रखता है। और स्कोर तभी करेंगे जब नॉलेज होगा। तो दोनों ही बातें एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए ध्यानपूर्वक प्रश्नों को थोड़ा पढ़ें और उसके बाद उत्तर लगाने की कोशिश करें। आइए इस सेट का हम पहला प्रश्न देखें और आपको बता दें कि इसमें कट ऑफ विथ नेगेटिव 16 रखी गई है और इस सेट में 20 प्रश्न हैं आपके। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेटलाइन खींची जाती है। कई सारे स्टूडेंट्स तो इंटरनेशनल डेटलाइन समझते भी नहीं होंगे मुझे लगता है, इसलिए हम उन सब चीज़ों को भी समझाने का प्रयास करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं अफ्रीका से होकर, ऑप्शन बी है एशिया से होकर, ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर से होकर, ऑप्शन डी है अटलांटिक महासागर से होकर और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर से होकर। थोड़ा देख लीजिए, हम मैप पर समझा देते हैं आपको। ये देखिए, ये है यूनाइटेड स्टेट्स और यहाँ देख रहे हैं ये है रसिया, ये है कमचटका प्रायद्वीप। यहाँ से जो है, जब चूंकि पृथ्वी आपको पता है गोल है, तो ये यहाँ से और ये यहाँ जो अलास्का वाला पार्ट है, ये दोनों आपस में मिल जाता है और यहीं से आइडियल लाइन जो है इंटरनेशनल डेट लाइन, जब आप नहीं होगा तो गूगल पर सर्च करके देख लीजिएगा, ये एक ही लाइन में खींच रहा हूँ, दो अलग अलग लाइन नहीं है। ये दोनों जब आपस में यहाँ ऐसे जाएंगे तो ये मिल जाते हैं, यही है इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे आप 0 डिग्री लिखा हुआ है, अंटार्कटिका महाद्वीप है ये। यहाँ भी संभवतः यहाँ पे 0 डिग्री आप देख नहीं पा रहे होंगे, हो सकता है बहुत स्मॉल फॉन्ट है। ये है 0 डिग्री। जब इस लाइन को आप मिलाएंगे, ध्यान देंगे आप लोग थोड़ा सा, उसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। और यहाँ भी देखिए ये है 0 डिग्री और जब इस लाइन को भी हम मिलाएंगे तो पृथ्वी दो भाग में बट गई। ये हो गया उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। अब हम इस साइड लिखे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ये भी उत्तरी गोलार्ध ही है। मैं इस लाइन के ऊपर जितने भी पार्ट हैं ये सारे उत्तरी गोलार्ध में आएंगे और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध, यानी गोला का आधा तो गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, दक्षिण साइड हो गया। क्योंकि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसको कि लॉन्गिट्यूड कहते हैं और इसको हम लैटिट्यूड कहते हैं, इसी लैटिट्यूड को हम अक्षांश रेखा भी कहते हैं, अक्षांश रेखा। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा यानी इस वाले लाइन को अक्षांश रेखा, देखिए कई सारे हो सकते हैं। यहाँ पर इसी के पैरेलल जब हम नीचे खींचेंगे, यहाँ इसी के पैरेलल हम ऊपर खींच सकते हैं, तो ये सारे रेखा जो है अक्षांश रेखा ही कहलाएंगे। 0 डिग्री लैटिट्यूड के पैरेलल जितने भी ऊपर नीचे लाइन होंगे वो सभी के सभी अक्षांश रेखा कहलाएंगे। लेकिन ध्यान दें कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा या 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो ये वाला जो लाइन आप देख रहे हैं ये भूमध्य रेखा कहलाएगा। और ये वाला जो ऊपर नीचे नॉर्थ साउथ वाला जो लाइन आप देख रहे हैं, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। और इसी के पैरेलल जब आगे इधर ये लाइन, जब ऐसे कर्व में जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन इस तरह से जब खींचेंगे तो इसको हम अलग अलग देशांतर रेखा डिग्री के हिसाब से उसको जानते हैं। जैसे 30 डिग्री देशांतर रेखा, 60 डिग्री देशांतर रेखा। तो ये जो आइडियल हमने बताया इंटरनेशनल डेटलाइन, ये 180 डिग्री देशांतर रेखा होता है, ठीक है। और ये स्ट्रेट होता है और ये प्रशांत महासागर से, यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये देख रहे हैं ना, यहाँ भी लिखा हुआ है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, यहाँ भी लिखा हुआ है। इसीलिए अभी जो इस प्रश्न का उत्तर हमने दिया है, आप देख रहे हैं पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर से होकर जो है आइडियल गुजरता है। तो यही चीज़ आपको समझना था। कई बार बीपीएससी यहाँ से भी प्रश्न पूछती है, जैसे ये 0 डिग्री देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन है, ये कई सारे देश से होकर के यहाँ से गुजरती है। जैसे कि यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा आपको थोड़ा बड़ा करके, ये देखिए
यही वो रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा या 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। तो देखिए ये कई सारे देश है, जैसे यहाँ पर देखिए ये यूनाइटेड किंगडम को क्रॉस कर रहा है, फ्रांस को क्रॉस कर रहा है, स्पेन को क्रॉस कर रहा है, अल्जीरिया को क्रॉस कर रहा है, माली को कर रहा है। इसी तरह बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका नीचे ध्रुव है वहाँ उसको भी क्रॉस करता है। तो इस सब के नाम आपको याद रखने होते हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम आएंगे उस पर क्या कहते हैं मैप पे स्पेशली, तब हम पूरा आपको पढ़ाएंगे। देखिए सेकंड प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए देशांतर रेखा, ऑप्शन बी है अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ऑप्शन डी है प्रधान मध्याह्न रेखा, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको सोचकर इसका उत्तर देना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधान मध्याह्न रेखा। इस प्रधान मध्याह्न रेखा को ही हम 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं, ध्यान देंगे। देशांतर रेखा यानी कि ये लॉन्गिट्यूड लाइन है, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है। आपके ऑप्शन है स्थलीय चट्टान की डेटिंग से, ऑप्शन बी है पृथ्वी के आयाम की माप से, ऑप्शन सी है पृथ्वी की ऊंचाई और डिप्रेशन की माप से, ऑप्शन डी है क्रस्ट द्वारा किए गए परिवर्तन की रिकॉर्डिंग से, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। जियोडेसी के बारे में बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी के आयाम की माप से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है यूरेनस यानी हिंदी में इसको अरुण कहते हैं, ग्रह है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लेता है। आपको समय बताना है कितना वर्ष लेता है। आपके ऑप्शन है 84 वर्ष, ऑप्शन बी है 36 वर्ष, ऑप्शन सी है 18 वर्ष, ऑप्शन डी है 48 वर्ष, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 84 वर्ष। आप लोग इस तरह के प्रश्नों का जवाब गलती नहीं करेंगे देने में। नेक्स्ट प्रश्न है, शनि सूर्य के चारों ओर, शनि ग्रह का नाम है, और सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लेता है, कितना समय लेता है आपको बताना है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ये ध्यान देंगे बीपीएससी के 44th बीपीएससी प्री 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए बहुत हल्के में इस सब तरह के प्रश्न को नहीं लेंगे, क्योंकि बीपीएससी कई बार प्रश्नों को दोबारा पूछती है, और 150 प्रश्न में लगभग 15 से 18 प्रश्न ऐसे होते हैं आउट ऑफ 150 बीपीएससी उसको रिपीट करती है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा ध्यान देंगे। और छोटा छोटा प्रश्न जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मैं उनको कह रहा हूँ, जो नए हैं उनकी जानकारी जब वो 2-3 बार बैठेंगे परीक्षा में तो धीरे धीरे आपके जैसी हो जाएगी, लेकिन आपसे वही प्रश्न छूट रहे हैं जो बहुत हल्के प्रवृत्ति के होते हैं, जिनकी प्रकृति बहुत नगण्य होती है, और आपसे वो छूट जाता है। इसलिए इन सब तरह के प्रश्नों पर आप लोग भी ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। आपको ग्रह के घनत्व को भी ध्यान रखना होगा। आपके ऑप्शन है इस तरह, पृथ्वी, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है शनि, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर दीजिए आप लोग। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आकार के आधार पर, ठीक है, उसके बाद द्रव्यमान के आधार पर, उसके बाद घनत्व के आधार पर, उसके बाद दूरी के आधार पर, जो ग्रह का क्रम है उसको आप लोग ध्यान रखेंगे, मतलब याद कर लेंगे, क्योंकि इस सब तरह के प्रश्न काफ़ी फैक्चुअल होते हैं, और यदि या तो सही होगा या फिर गलत हो जाएगा, मतलब मैथमेटिक्स की तरह एक तरह से समझ लीजिए होता है। तो छोटा छोटा प्रश्न गलती नहीं करें आप लोग, क्योंकि अब कटअप देख ही रहे हैं थोड़ा अधिक जा रहा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, क्वेश्चन नंबर 7 है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है
बृहस्पति, ऑप्शन डी है शनि और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको बताना है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर होगा बृहस्पति। और ध्यान देंगे दूरी के क्रम में, जैसे मान लीजिए ये है सन, तो यहाँ पर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, फिर उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये ग्रह का जो है सूर्य से दूरी का क्रम है। तो इसको भी आप लोग इस तरह से ध्यान रखिएगा। और ये जो है चूँकि पृथ्वी यहाँ पर आ जाता है, हमने बताया बुध, शुक्र, पृथ्वी तीसरे नंबर पर है और मंगल से पहले है। तो पृथ्वी का भी कई बार पूछा जाता है कि यह किस दो ग्रह के बीच में है। कई बार पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह जो है किस दो ग्रह के बीच में है। तो ये यहाँ पर क्या है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति के बीच में है। तो ये सब क्रम जो है आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना है। हाँ, प्रश्न तो बहुत छोटा है, लेकिन देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर, जब गलत हो जाता है तब उसका एहसास होता है कि क्या हो गया, है ना। देखिए, एक प्रभावी कॉरियोलिस बल किस कारण होता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए है सौर प्रणाली, ऑप्शन बी है पृथ्वी का घूर्णन, ऑप्शन सी है पृथ्वी का आंतरिक भाग, ऑप्शन डी है कोलोराडो और खारी धारा, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। नाम सुना ही होगा आप लोगों ने जी कॉरियोलिस का, उन्हीं के नाम पर जो है इस बल का नाम कॉरियोलिस बल रखा गया था। इसका सही उत्तर होगा पृथ्वी का घूर्णन। देखिए, पृथ्वी के घूर्णन के आधार पर ही पृथ्वी पर जो हवाएं चल रही है उसको दिशा मिल पाती है। तो ये चीज़ें आप लोगों को समझना है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। आपके ऑप्शन है 0 अंश अक्षांश के पास, जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का 0 अंश अक्षांश ये हुआ, यहाँ पर मरुभूमि रहने की संभावना अधिक होती है। अगला है 23 डिग्री अक्षांश के पास। 23 डिग्री अक्षांश उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध में हो सकते हैं, यहाँ पर 23 डिग्री अक्षांश के पास कह रहा है। 50 डिग्री अक्षांश के पास, यहाँ पर मान लेते हैं 50 डिग्री अक्षांश है, ये दोनों तरफ हो सकते हैं। 50 डिग्री अक्षांश, ये 23 डिग्री अक्षांश है। 70 डिग्री अक्षांश के पास और थोड़ा ऊपर चले जाएंगे तो कहाँ पर मरुभूमि होगा। देखिए, यहाँ भूमध्य रेखा है, ये है 0 डिग्री लैटिट्यूड है। इससे ऊपर जितना आप जाते हैं, यहाँ पर आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पर रसिया का पार्ट है, इधर आपका कनाडा वाला पार्ट है, यहाँ पर आपका अंटार्कटिका है, पूरा बर्फ़ है। मरुस्थल जब यहाँ है ही नहीं, 70 डिग्री अक्षांश बहुत हाई चला जाता है, तो यहाँ तो ठंडक होगा, तो इससे नीचे ही होगा। तो 50 डिग्री के आसपास हो सकता है। 23 डिग्री अक्षांश, मतलब आप गेस करेंगे इस तरह से, 23 डिग्री अक्षांश के पास हो सकता है। 0 डिग्री अक्षांश यहाँ पर क्या भूमध्य रेखा पर हो सकता है। तो देखिए, अभी हमने आपको एक मैप दिखाया था, मैं फिर से उसी मैप पर आपको ले चलता हूँ। और देखिए, इस सब तरह के प्रश्न का जवाब मैं मैप आप लोगों को पढ़ाऊँगा बाद में। देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कौन सा महादेश है, ये है अफ्रीका महादेश, यही है ना अफ्रीका, अफ्रीका महादेश है। यहाँ पर आप सभी जानते हैं, यहाँ पर कौन सा मरुस्थल है, यहाँ पर सहारा मरुस्थल है। यहाँ पर एक एटलस नाम का मरुस्थल है यहीं पर, ठीक है, हम दिखाएंगे बाद में आप लोगों को, इसके आसपास में है कहीं पे, ठीक है। ये सहारा है। यहाँ पर आप देखिए पाकिस्तान हो गया, इधर इंडिया है, यहाँ पर पाकिस्तान और इसके पास में जो है थार मरुस्थल है राजस्थान में, देख रहे हैं आप, यहीं पर पोखरन परीक्षण रेंज भी है आपका। तो ये देखिए, मुझे लगता है इसमें हम ठीक से देख नहीं पा रहे हैं, मैं 0 डिग्री आपको दिखाता हूँ। ये देखिए 0 डिग्री ये है, ये वाला लाइन आप देख रहे हैं 0 डिग्री है, और ये आपकी भारत की स्थिति है। यहाँ पर आपका थार मरुस्थल है, यहाँ पर हमने कहा सहारा मरुस्थल का विस्तार है, यहीं पर और कई सारे मरुस्थल हैं इस तरह से। तो ये देखिए 0 डिग्री से भारत, यहाँ पर देखिए जो 23 डिग्री जो कर्क रेखा है हमारा या अक्षांश रेखा है, ये भारत के 8 राज्यों से होकर जो गुजरती है, इसी के आसपास में है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं आप मरुस्थल। तो मरुस्थल आप सीधा गेस कर सकते हैं इस सब तरह के प्रश्न में। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये मैं गेस वर्क बता रहा था आपको। 23 डिग्री अक्षांश के पास में जो है संभावना अधिक होती है मरुस्थल का विकास होने का। हालांकि इसके कई सारे भौगोलिक रीजन भी हैं, हम उसमें नहीं जाएंगे, बहुत डिटेल हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, पृथ्वी परिक्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब
कितनी दूरी तय कर लेती है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 49 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 59 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 69 किलोमीटर, ऑप्शन डी है 79 किलोमीटर। आपको इसका उत्तर बताना है। देखिए ये समय जो है किलोमीटर में पूछ रहा है, तो प्रति मिनट गति प्रति मिनट में और कितनी दूरी तय कर लेती है, ये दूरी जो है आपका किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। 1670 किलोमीटर प्रति आवर है। तो इसको आप प्रति मिनट में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रति मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 60 से सीधा डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा लगभग, ये लगभग 27.8 आ रहा है। तो ये इतना हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका है नहीं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 365 दिन, ऑप्शन बी है 365.25 दिन, ऑप्शन सी है 365.50 दिन, ऑप्शन डी है 365.75 दिन, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 365.25 दिन पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं। इसीलिए सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में एक दिन का अंतर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कहता है पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग, कितना समय लेता है आपको बताना है। इसके ऑप्शन है 8 सेकेंड, ऑप्शन बी है 1 मिनट, ऑप्शन सी है 8 मिनट, ऑप्शन डी है 24 मिनट, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। देखिए आप सभी को पता होगा सूर्य से जो प्रकाश चलता है पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 19 सेकेंड का समय लेता है। ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शन वैसा नहीं है, इसलिए इस तरह के प्रश्नों का जवाब बहुत समय नहीं लेना चाहिए आपको सोचने में। क्वेश्चन नंबर 13 है इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। आपके ऑप्शन है मंगल, ऑप्शन बी है बृहस्पति, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है शनि, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको बताना है सांझ का तारा इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा वेनस यानी शुक्र। देखिए मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार दोनों इसी ग्रह को कहा जाता है यानी शुक्र को, तो ध्यान रखेंगे, और ये सबसे गर्म ग्रह भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओहो इसका आंसर ही मैंने बता दिया, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। आपको बताना है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल, ऑप्शन डी है पृथ्वी, और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। मैंने बता ही दिया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है मंगल, ऑप्शन बी है बुध, ऑप्शन सी है नेपच्यून, ऑप्शन डी है प्लूटो, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको उस ग्रह का नाम बताना है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आप सभी जानते ही होंगे बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई उपग्रह नहीं है। ठीक, आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है।
आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सप्तऋषि, ऑप्शन बी है मृग, ऑप्शन सी है वृश्चिक, ऑप्शन डी है वृष और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा सप्तर्षि या सप्तऋषि, जो भी उच्चारण आप ठीक से करें। ध्रुव तारा का संकेत यही तारामंडल करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 87, ऑप्शन बी है 88, ऑप्शन सी है 89, ऑप्शन डी है 90 और ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आपको बताना है। इसका सही उत्तर होगा 88। आइए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 5 करोड़ वर्ष, ऑप्शन बी है 10 करोड़ वर्ष, ऑप्शन सी है 20 करोड़ वर्ष, ऑप्शन डी है 25 करोड़ वर्ष और ऑप्शन ई आप सभी जानते हैं। बताइए। इसका सही उत्तर होगा 25 करोड़ वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 जो इस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। प्रश्न है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है थे, कौन थे? वैसे वैज्ञानिक, उनका नाम बताना है। आपके ऑप्शन है न्यूटन, ऑप्शन बी है डाल्टन, ऑप्शन सी है कोपरनिकस, ऑप्शन डी है आइंस्टीन, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। अच्छा देखिए, जो प्रश्न को पढ़ने का एक सही तरीका है वो शब्द पर जोर डालकर पढ़ना चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स के भी कॉल आते हैं कि हमको आता हुआ प्रश्न गलत हो गया। भाई आता हुआ प्रश्न क्यों गलत हो गया? क्योंकि आप प्रश्न में इतना हड़बड़ी में क्यों रहते हैं? सिविल सर्विसेज की परीक्षा में यदि हड़बड़ी में रहते हैं तो ये गलत बात है। इसलिए इस सब तरह के शब्दों पर, जैसे कहीं नहीं लगा हुआ है, कहीं एकमात्र, कहीं केवल एकमात्र, जैसे कहीं प्रमुख शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ थोड़ा वेट देकर उसको वेटेज दीजिए और उसके बाद पढ़िए, ताकि प्रश्न का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होकर आपके सामने आए। तो इन सब शब्दों पर भी ध्यान देने की बहुत अधिक आवश्यकता मुझे लगता है, तभी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो ABCD और E, आपको बताना है इसमें क्या होगा आंसर। इसका सही आंसर होगा कोपरनिकस। आप लोगों ने लगा लिया होगा, इतना समय इस प्रश्न में नहीं लगने वाला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन 20 हम लोग देखें और ये इस सेट का लास्ट प्रश्न भी है। निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? आपके ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन बी है धूमकेतु, ऑप्शन सी है ग्रह, ऑप्शन सी है डी है निहारिका और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी निहारिका। ध्यान देंगे, सौर मंडल का भाग जितने भी ग्रह हैं सभी, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये जितने भी उपग्रह हैं, फोबोस, डेमोस, ये सब जो क्या और नाम है, बृहस्पति के बहुत सारे उपग्रह हैं, शनि के हैं, अब और भी कई सारे उपग्रह हैं। उसके बाद जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, उल्का है, धूमकेतु है, जितने भी खगोलीय धूल हैं, ये सभी सौर मंडल के भाग हैं। तो आपसे पूछ रहा था कि नहीं है, तो निहारिका जो है सौर मंडल का भाग नहीं है। ध्यान देंगे, सौर मंडल का निर्माण जो है लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ये प्रश्न भी BPSC पूछ चुकी है। मुझे लगता है कि हमने अपने स्तर से इन सभी प्रश्नों को थोड़ा सा डिटेल में समझाने का प्रयास किया है। यदि और भी कहीं इसमें सुधार की गुंजाइश है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य हमें सजेशन दें। धन्यवाद। इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं।